ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत अलंकार है और ये अलंकार ऐसा ही और खूबसूरती बनाकर रखता है जब हम जागरूक रहते हैं। आज की इस कड़ी के साथ यानी कि चंडीगढ़ स्पीक्स के इस कार्यक्रम के साथ आज हम इस कड़ी के साथ आगे जोड़ रहे हैं जो कि है विजिलेंस वीक से जुड़ी हुई यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह से जुड़ी हुई सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं श्री गुरु इकबाल सिंह जी जो कि जनरल मैनेजर नाबार्ड। सर, आज के इस कार्यक्रम में इस कड़ी में क्योंकि विजिलेंस वीक पर हम बात कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे हमने शुरुआत की कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, जो अगर हम विजिलेंस वीक की बात करें, सतर्कता जागरूकता सप्ताह की बात करें, तो नाबार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाबार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है नाबार्ड का, अगर रूरल इकोनॉमी पर हम एम्फेसिस दें तो मेनली, तो आप यहाँ पर विजिलेंस को लेकर किस तरीके से जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है विजिलेंस को लेकर, उसको ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल सही कहा। मैं हमारा जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के एक एक्ट से 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी जी। तो हमारे जो कृषि से या ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं जी। तो हम अगर देखना चाहें तो नाबार्ड के कार्यक्रम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है जो हमारा क्रेडिट सपोर्ट है, जो ऋण से हम सहायता करते हैं, उसको हम रीफाइनेंस बोलते हैं। तो कुछ संस्थाएं जैसे हैं वो एग्रीकल्चर या ग्रामीण विकास के लिए जो एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करती हैं उनको हम रीइंबर्स करते हैं, रीफाइनेंस करते हैं। अच्छा। दूसरा है जो ये संस्थाएं काम कर रही हैं ग्रामीण परिवेश में, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जी। उनका पर्यवेक्षण, उनका इंस्पेक्शन, ताकि वो जो काम कर रही हैं भारत सरकार की रिजर्व बैंक की पॉलिसी के अनुसार कर रही हैं और उनके डिपॉजिटर्स का पैसा उनमें सेफ है, उसको देखने की जिम्मेदारी भी नाबार्ड यानी कि ग्राउंड रियलिटी भी चेक होती है इसके साथ। होती है इसमें, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक रहे और अपने कस्टमर्स को सही से वो सेवा देते रहें। बिल्कुल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम हम करते हैं वो है हमारा प्रमोशन और डेवलपमेंट काम। जैसे कुछ ऐसे पायलट्स, कुछ ऐसे मॉडल्स हम बनाते हैं जिसको अपस्केल करके बड़े स्केल पे हम लोग ग्रामीण विकास की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। उसमें जैसे मैं अगर उदाहरण देना चाहूँ तो स्वयं सहायता समूह आपने सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो सबसे बड़ा कार्यक्रम था ये हमारा, जो वो नाबार्ड द्वारा ही चलाया गया था। अब उसमें जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, फार्म सेक्टर्स में नई टेक्नोलॉजीज़ कैसे ला सकते हैं हम लोग, लैब से वो कैसे आएंगी फार्म तक, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एक्सपोजर के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग ग्रांट सपोर्ट देते हैं और मॉडल्स डेवलप करते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर या ग्राउंड लेवल पर आप कि बैंक्स किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको इनडायरेक्टली उनके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ, और डायरेक्टली विद द बैंक्स। तो वहाँ पर ये जो कार्य है विजिलेंस का, तो स्पेसिफिकली जब विजिलेंस वीक होता है या जागरूकता, जब हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं तब होता है, या पूरे साल भर आप ये अवेयरनेस के कैंपेन चलाते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं? हाँ, इसमें जैसा कि मैंने कहा पहले कि जैसे पर्यवेक्षण, इंस्पेक्शन करना इन संस्थाओं का, वो भी हमारा एक ये रेगुलर रहता है। हाँ, ये रेगुलर है जी। एक अवधि के बाद हम उनका इंस्पेक्शन टेकअप करते हैं। तो उसमें विजिलेंस का भी हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखते हैं कि वहाँ जो काम हो रहा है, जो फाइनेंसिंग हो रही है, उसमें कोई फ्रॉड्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड प्रोन एरियाज तो नहीं है, उसमें उनकी क्या तैयारी है, उनकी प्रॉपर व्यवस्था है। अभी जैसे आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का युग है, तो साइबर स्पेस में बहुत सारी ऐसी फ्रॉड्स हो जाते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है कस्टमर्स को। उन सब चीज़ों के एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और उनको गाइड करते हैं जी। और नाबार्ड के जितने भी कार्य हैं, कंट्रीब्यूशन है, वो हम अपनी स्क्रीन पर भी लोगों के साथ, दर्शकों के साथ साथ जोड़ रहे हैं। जी सर। और दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने बोला कैपेसिटी बिल्डिंग जानकारी देना लोगों को, उसके लिए भी हम
फाइनेंशियल लिटरेसी आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं जी। बहुत सारी ग्रांट सपोर्ट देते हैं ताकि गांव में जो ये बैंक्स काम कर रहे हैं वो अपने कस्टमर्स को बैंकिंग सुविधाओं के बारे में तो जानकारी दे ही दे, जी सर, लेकिन बैंकों से सुविधा प्राप्त करने के दौरान अगर कोई विजिलेंस के एंगल से उनको कोई ऐसी दिक्कत या समस्या आती है तो उसके लिए वो किससे राब्ता कर सकते हैं, किससे बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाली महिलाओं को अपने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स में बताते हैं। क्योंकि बहुत सरल जिंदगी है, जो भी हाँ। फार्मर्स हैं, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हैं, उनको बार बार उनके साथ जुड़ना, उनको बताना, भरोसा विश्वास दिलाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सही कहा आपने कि उनको एक तरह से थोड़ा गाइड करना, क्योंकि जैसे वो गांव के परिप्रेक्ष्य से आते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ उनको नहीं पता होती, उनको कोई मिसगाइड कर सकता है, उनका कोई अननेसेसरीली कुछ वो फ़ायदा ले सकता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी इन सब कार्यक्रमों में, इस सब कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में हम लोग डेफिनेटली उनको बताते हैं। सर, जैसे नाबार्ड इकाई है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनसाइड नाबार्ड आप विजिलेंस को लेकर, अगर सतर्कता जागरूकता की बात करें, एज ए टीम बिल्डिंग को लेकर, तो वो आप टीम के साथ भी इसको लेकर लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, डिस्कशन चलती रहती है, या इम्प्लीमेंटेशन को काम को लेकर आप कार्यरत रहते हैं? बिल्कुल मैम, जैसे कि मैंने बताया कि 1982, क्योंकि हम बदलाव तभी ला सकते हैं जब हम अपने आप में वो पहले बदलाव, तो अपना घर ऑर्डर में करना है, फिर उसके बाद अपने जो आपसे जुड़े लोग हैं या संस्था हैं उनके बारे में काम करना है। तो उसने बताया कि 1982 में पार्लियामेंट एक्ट से बना था, तो वैसे ही 1985 में हमारे यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट की स्थापना हो गई और तब से वो कार्यरत हैं। वो हमारा सेंट्रल लेवल पे, जो हमारे हेड ऑफिस लेवल पे काम करता है, और ऐसे ही हमारे स्टेट लेवल पे हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, उनमें हमारे विजिलेंस के डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें समय समय पर कार्यक्रम चलते रहते हैं। और हमारा इंस्पेक्शन स्टेट ऑफिसेज का रेगुलर होता रहता है, उसमें जो हमारी हेड ऑफिस की टीम्स आती हैं वो स्टेट में विजिट करती हैं, उसके जो क्षेत्रीय कार्यालय की जो भी फंक्शनिंग है उसके ऊपर ध्यान देती हैं। तो इस तरह का विजिलेंस एंगल से भी उनको देखा जाता है, उसके रूप में भी उनका इंस्पेक्शन होता है जी। प्लस स्पेशली जब ये विजिलेंस का हमारा सप्ताह होता है, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें स्टाफ का अवेयरनेस, जिसमें सबसे ज़्यादा जागरूक करने के लिए हम लोग बहुत सारे, जैसे आशु भाषण है या क्विज कंपटीशन है, चाहे पोस्टर बनाने हैं, बच्चों को भी, उनकी फैमिलीज को, कर्मचारी फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि हमारी जो स्टाफ कॉलोनीज हैं वहाँ पे उनके साथ कोई छोटा कार्यक्रम करके, ताकि उनमें भी एक राष्ट्र निर्माण की एक जो स्पिरिट है, जो एक भावना है, वो डेवलप करे और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उनको प्रेरणा दे सके। तो ना सिर्फ ये काम ऑफिस के लेवल पर हो, बल्कि ये परिवार तक जा रहा है, ताकि राष्ट्र निर्माण, जो कि इस बार का हमारा थीम भी है, सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, उसको ऑटोमेटिकली आप अपनी टीम के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली जो हैं, कर्मचारी और उनके परिवार हैं, उनको भी साथ में जोड़ा जाता है। अब सर, जैसे हम विजिलेंस वीक पर ही बात कर रहे हैं, आपने नाबार्ड की भूमिका के साथ भी हमें जोड़ा, हम जानना चाहते हैं कि जो विजिलेंस सेल है वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, कैसे उसके साथ जुड़ाव हो सकता है? जैसे मोटे तौर पे तो विजिलेंस का जो काम है वो तो है प्रमोट करना इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो भी बैंकिंग फंक्शनिंग है, जो भी बैंक का कार्य काम है, वो एक इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। तो इसमें हमारा सेंट्रल विजिलेंस जो सेल है उसका, जैसे मैंने बताया कि स्टेट लेवल पे उनके ऑफिस रहते हैं, उनके कार्यक्रमों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि समय समय पर हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, और कहीं से कोई इस तरह की जानकारी उनको मिलती है जी। हमारी एक विसल ब्लोअर पॉलिसी भी है, चाहे बैंकिंग हमारे क्लाइंट्स हैं उनके बारे में कुछ अगर शिकायत आती है, या हमारे इंटरनल हमारे स्टाफ के बारे में कुछ इस तरह की फीडबैक आती है, तो हम उसके ऊपर फिर कार्रवाई शुरू करते हैं। उसके लिए आप डायरेक्टली शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, शिकायत प्राप्त होने पर वो उसकी जांच करते हैं, और जो भी तथ्य होते हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आ रहा था दिमाग में कि बैंकिंग लोकपाल की अगर बात करें, अगर कोई भी कंप्लेन की बात है, तो वो कंप्लेन बैंकिंग लोकपाल के थ्रू होती है या सीवीसी के थ्रू? एक तो उनकी वेबसाइट पे सीधा जाके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं,
या हमारा CVD है उसको आप डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, या हमारा लोकल लेवल पे जो हमारे रीजनल ऑफिस हैं वहाँ भी आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। अब जैसे बात शिकायत की हुई तो स्पेशली अगर जो हमारा विजिलेंस सेल में अगर शिकायत के निवारण की बात करें तो उसका क्या टाइम फ्रेम रहता है और किस तरीके से उसके ऊपर काम किया जाता है? जो भारत सरकार की दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से 90 डेज़ के अंदर अंदर तक आपको शिकायत प्राप्त होने के अंदर उसका निवारण का करना है, लेकिन स्थितियों के हिसाब से या कुछ केस टू केस बेसिस पे थोड़ा उसका टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, तो 90 डेज़ तक का टाइम रहता है इसमें। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम इम्पैक्ट पर बात करें, जागरूकता पर बात करें, लेकिन अभी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े, हमारे ऐसे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनके साथ ये जुड़ाव से हमें पता चलेगा कि वो अपने लेवल पर कितने जागरूक हैं। डिजिटलाइजेशन हो रही है, उससे काफ़ी हद तक तो करप्शन पे रोक लगी है, लेकिन कई डिपार्टमेंट हम चले जाते हैं तो करप्शन हम खुद ऑफर कर देते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल हो ही गया है करप्शन तो, जिसकी वजह से सब कुछ हम चेक कर सकते हैं। जैसे अपना सब कुछ ऑनलाइन आ गया, अगर चालान हो रहा है वो भी ऑनलाइन है, सब कुछ आप खुद हैंडल कर सकते हैं। करप्शन मेरे हिसाब से तो बहुत कम हुआ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ना मॉडर्न डेज़ में, आप देखो AI बहुत हेल्प कर रहा है, साथ में जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, साथ में जो एप्लीकेशंस हो रही हैं, सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं, तो इनसे बहुत हद तक करप्शन कम भी हुआ है। जो हमारे जो छोटे छोटे काम ऑनलाइन हो गए हैं, जैसे डिपो के काम हो गए हैं, लोगों को राशन मिल रहा है ऑनलाइन, मतलब कि जितना पीछे से सरकार भेजती है उतना डिपो डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बांटना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर सरकार ने 10 बोरी भेज दिया, वो 1 बोरी आगे दे रहा, 9 बोरी खा गया। चंडीगढ़ तो बहुत एक स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे काफ़ी हद तक यदि पिछले 10-15 साल में कंपैरिजन करें तो काफ़ी हद तक यहाँ का करप्शन कम हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट हर समय कुछ ना कुछ इनिशिएट करते रहे, और इन फ्यूचर जो चैलेंजेस आएंगे इन फॉर्म ऑफ करप्शन और फिर इन एनी काइंड ऑफ लाइक, तो उसमें भी हमको काफ़ी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दिक्कत यहाँ आती है कि हम अपना काम जल्दी करवाने के चक्कर में हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं तरीके ढूंढते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम जो आगे सरकारी विभाग में जो होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं कुछ ऑफर करते हैं। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। जागरूकता है, पॉजिटिविटी है, इम्पैक्ट है, और उसके साथ साथ अपनी गलती को भी कहीं माना है हमने। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही कहा। जैसे कि जानते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है जी। उससे ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया है, जितना ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया उससे ये सब समस्याओं में थोड़ा सा कमी आई है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह की समस्या होती है, तो उसके लिए जैसे कि बनाया भारत सरकार ने इतने ये सब सुविधाएं दे रखी हैं, और अभी तो पिडपी में एक पिडपी जो भारत सरकार की एक अभी गाइडलाइंस आई हैं, उसमें बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक एनवेलप में शिकायत लिख के उसको डाल के और पिडपी वाली कंप्लेंट लिख के उसको अपने जिस विभाग में आप देना चाहते हैं वहाँ पे उसको आप दे सकते हैं। तो उससे भी एक हमारा जो एक रहता है कि हमारा नाम भी ना आए, और कोई बड़े अधिकारी हैं या कोई इस तरह के हैं जिनके बारे में आप शिकायत करने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो उसकी भी एक समस्या का निदान इससे हो जाता है। मेरा अगला सवाल भी एक्चुअली इसी के साथ ही जुड़ा हुआ था कि कितनी गोपनीयता, अगर कोई भी इंसान किसी भी लेवल पर विजिलेंस को लेकर जुड़ना चाहता है या भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो गोपनीय रखी जाएगी। जैसे कि आप एम्फेसिस दे रहे हैं, हर चीज़ उसका नाम, पता, किस ऑफिस से रिलेट करता है, सब चीज़ें गोपनीयता के साथ जुड़ी होंगी। हाँ बिल्कुल मैम, इसमें जो पिडबी के अंदर है आप शिकायत में अपना डिटेल्स तो आपको दर्ज करना है, लेकिन वो शिकायत को लिख के आपको एक बंद लिफाफे के अंदर उसके ऊपर पिडबी कंप्लेंट लिख के आप उस विभाग में दे सकते हैं, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो गोपनीय रखी जाएगी उस विभाग द्वारा। बिल्कुल, तो लिफाफे पे कहीं मेंशन ही नहीं होगा, बिल्कुल, तो वो डिस्क्लोज नहीं होगी। अब सर आपका क्या मानना है, क्योंकि अगर इस तरीके का कार्यक्रम होते हैं, स्पेशली अगर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी बड़ी है?
ये मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों में इसके ऊपर और कितना इसका इम्पैक्ट आपको लगता है बहुत कि अच्छा इम्पैक्ट मैंने देखा है इसका पिछले सालों में जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं सरकारी विभागों में। और जैसा कि मैंने कहा कुछ कार्यक्रम जो हम गांव लेवल पे करते हैं महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, उससे भी उन लोगों की जागरूकता, वैसे तो आपने दिखाया बिल्कुल ये जागरूक हो रहे बहुत हैं, जागरूक है बिल्कुल। हमारी जनता, उनको पता है टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ के बारे में उनको बिल्कुल, जागरूकता ये खुशी रहती भी है। देता है, सुकून भी देता है। लेकिन इसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप में एक सप्ताह में मनाते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस आता है, ज़्यादा एम्फेसिस आता है। तो सरकारी संस्थाओं में एक पर्टिकुलर हफ्ते में वो सब चीज़ें की जाती हैं जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि जागरूकता भी बढ़े, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और लोगों तक जानकारी भी इसकी पहुंच सके। सर, अगर कर्मचारियों में ईमानदारी की बात करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की बात करें, तो राष्ट्र के निर्माण में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं अगर एवरी इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, हर नागरिक की बात को समझे? इसका तो सबसे बड़ा है कि जब तक आपका चरित्र निर्माण सही है तो आपका राष्ट्र का निर्माण भी बहुत अच्छा होगा, ये तो है ही है इसमें। और ख़ास करके क्योंकि हमारे जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भारत सरकार ने उनको कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, वो पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकारी विभागों द्वारा, बैंकों द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। अगर उसमें कुछ किसी तरह की इस तरह की दिक्कत आती है तो उन पूरी स्कीम्स का फ़ायदा हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा और अल्टीमेटली वो हमारी इकोनॉमी को, हमारे कैरेक्टर को, सबको उतना डेवलप नहीं होने देगा या थोड़ा देर कर देगा उसको। तो इसलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फ्यूचर जनरेशन के कैरेक्टर फॉर्मेशन में और हमारी नेशन बिल्डिंग में। तो ये तो इंटर रिलेटेड है। ईमानदार व्यक्ति निर्भय होता है, बिल्कुल, और कहीं उसके अंदर वो अपने आप को ज़्यादा एम्पावर भी फील करता है। सर, जैसे कि अभी हम बहुत डिजिटल दुनिया के साथ जुड़े हैं, डिजिटलाइजेशन, चाहे मनी ट्रांजैक्शन की बात करें, सो यहाँ पर कितना इम्पैक्टफुल आप देख रहे हैं कि विजिलेंस रहा है और आगे बढ़ रहा है? क्योंकि अब का टाइम भी एवरीथिंग इज डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ी है और आगे आने वाला टाइम और जुड़ने वाला है, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया है। आप जानेंगे कि सरकारी स्कीमों के बहुत सारे जो सुविधाएं हैं, जो फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, अब वो डायरेक्टली कस्टमर की या बेनिफिशियरी के अकाउंट में आ रहा है डायरेक्ट। जैसे आप भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम देखेंगे, वहाँ उन्होंने इस तरह का व्यवस्था कर दी है कि जो भी सुविधा है, जो भी बेनिफिट्स आएंगे वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। किसी भी ऑफिस में जाके किसी तरह के पत्र से, किसी मैनुअल इंटरेक्शन के बिना वो सुविधाएं उन तक पहुंच तभी जाए। बहुत सारी चीजें लिंक भी हुई हैं, पैन आधार लिंक हो गए हैं और हमारी जितनी भी खास करके सरकारी जो हमारी पॉलिसीज हैं, जैसे स्टाइफंड्स हैं, ओल्ड एज पेंशन है, कुछ इंटर सबवेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स में इंटर सबवेंशन देती है, वो सारी चीज़ें अब हम बेनिफिशियरी के डायरेक्टली खाते में पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो इंटरमीडिएटर से लॉस होने की पॉसिबिलिटीज हैं वो खत्म हो रही हैं और लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ सजेशंस भी देना चाहते हैं, तो सर हम अपने कुछ दर्शकों के साथ भी आपको एक बार जोड़ना चाहेंगे। जी, जो PPP मॉडल्स होते हैं आपने देखा होगा, जिसमें गवर्नमेंट अपना किसी थर्ड पार्टी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दे देती है, तो उसमें भी करप्शन होता है। बट द थिंग इज़ दैट यदि उसको क्वालिटी कंट्रोल मेज़रमेंट के साथ काम करवाया जाए, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, आपका प्रॉपर ऑडिट सही टाइम पे हो, तो उस लेवल पे भी काफ़ी हद तक किया जा सकता है। हमें 3 लेवल पे सुधार करने होंगे। पहला तो सरकार है, दूसरा सोसाइटी और तीसरा हम अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे। सरकार की तरफ से जो जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, CBI है, इनके अंदर सरकार रिफॉर्म्स लेके आ रही है और इनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। इन चीज़ों को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो सबसे पहली चीज़ जैसे मोनेटाइजेशन करी है, तो जो सबसे बड़ा करप्शन का ज़रिया होता है पैसे दे के काम निकालना, उसका है कि ऑनलाइन चीज़ों को कर दिया जाए और ट्रांसपेरेंसी, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा और एक अपने आप में अंदर एक जागरूकता लानी पड़ेगी। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖੁਦ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ।
को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, जब जागरूकता की बात थी तब भी आप प्रसन्न थे, और अब सजेशंस को लेकर भी किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो भी सुझाव अभी आए हैं सामने बिल्कुल सही है। जब तक हम अपने चरित्र में, अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाएंगे तो ये सब चीज़ों में, जैसे आपने कहा कि जो एक ऑनेस्ट आदमी है वो निर्भय होता है, फियरलेस होता है, तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। जब हम अपने लेवल पे ठीक हैं तो हम सामने जो भी, चाहे वो सरकारी संस्था है या कोई और है, उसमें काम करवाने में या काम होने में हम कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से जैसे कि हम खुद अपने पहले कैरेक्टर में वो चीज़ लाएं ताकि हम राष्ट्र को नेशन बिल्डिंग में पूरा सहयोग कर सकें। ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो भी ईमानदारी सच्चाई के साथ हम काम कर रहे हैं उसको ना सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन रहता है, बल्कि उसका कल, आज और आने वाला कल भी सेम सच्चाई के साथ जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको किसी तरीके का डर नहीं होता। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सत्य भी है। और अगर हम बात करें कि विजिलेंस वीक के इस फील्ड के साथ में हमें जोड़ रही है सर, अगर सीवीसी की बात करें तो हम चाहते हैं, क्योंकि बीच में एक बार जो हमने अपने दर्शकों के साथ जुड़े थे उन्होंने भी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी का नाम लिया था, तो हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं आप उन्हें भी इसके साथ जोड़ें कि किस तरीके से कार्यरत है, क्या क्या काम होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट की बॉडी। हाँ, जैसे नेशनल लेवल पे हमारा सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और उसी के दिशा निर्देशों अनुसार हर सरकारी संस्थाओं में सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट है। और फिर आगे स्टेट लेवल पे जैसे मैंने कहा कि विजिलेंस सेल्स उनके हैं, तो वो काम करते। उनकी एक प्रॉपर सीवीसी गाइडलाइंस हैं। अच्छा। जिसको हर सरकारी महकमे को, हर सरकारी विभाग को फॉलो करना जो सब जगह सेम है। सब जगह सेम है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कि किस क्षेत्र में कौन सी गाइडलाइंस, इससे मतलब कुछ प्रोक्योरमेंट करना है, सरकारी खरीद होनी है या सुविधाएं आगे देनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी है, तो उसकी पूरी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा सभी विभागों को सीवीसी द्वारा दी जाती है। सर, अगर विजिलेंस एंगल की बात करें, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी विषय है जिसके साथ आप हमारे दर्शकों को जोड़ें, कौन कौन से ऐसे जो कार्य हैं, विषय हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं विजिलेंस एंगल की? जब हम बात करते हैं तो विजिलेंस एंगल को 2-3 हम लोग डायमेंशंस में देख सकते हैं, एंगल से देख सकते हैं। मतलब किसी भी आधिकारिक कार्य के संबंध में या किसी अधिकारी का किसी काम को कराने के लिए प्रभाव डालना, जो उसका आधिकारिक रूप में काम नहीं है, वो एंगल देखना। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति का जिनका कोई आधिकारिक तौर पे उसके साथ लेन देन ना होना और उसका उनसे कुछ लेन देन संबंध होना, या किसी के बारे में जो उसकी स्रोत हैं आय के, उससे ज़्यादा उनके पास ये एसेट्स होना, ये सब चीज़ें, तो या कोई जालसाजी या कुछ ऐसा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को हम विजिलेंस एंगल मानते हैं। अगर किसी एक्टिविटी में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं तो उस एंगल से हम लोग इसको अगर एग्जामिन करते हैं तो हम मानेंगे कि इसमें विजिलेंस एंगल है। कहीं पे अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, या जिससे आपका डायरेक्ट लेन देन नहीं है लेकिन आपके संबंधी का लेन देन है। अच्छा, इनडायरेक्टली भी आगे अगर फैमिली मेंबर या किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स का भी होता है तो भी उसमें ये विजिलेंस एंगल देखा जाता है। आपका इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट है और आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसको भी हम विजिलेंस एंगल के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और ये एंगल के साथ हम तब जुड़ते हैं जब किसी तरीके की कंप्लेंट होती है। बिल्कुल, आफ्टर कंप्लेंट ही इसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब सर, एज एन इंडिविजुअल, जैसे भी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए एवरी टाइम एवरी डे हर काम के साथ ईमानदारी को जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हमने कहा कि हम ब्रेव रहने चाहिए, निर्भय रहने चाहिए, तो ये इक्विपमेंट या हम कहेंगे कि ये हमें अस्त्र शस्त्र विजिलेंस सेल कैसे देता है? क्योंकि जब हमें पता है कि हम सत्य के साथ जुड़े हैं और विजिलेंस सेल ने हमें ये टूल्स दिए हुए हैं, तो शायद हम अपनी आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से बुलंद कर सकते हैं। सो उसके साथ आप हमारे दर्शकों को कैसे जोड़ेंगे? एक तो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखा जाएगा अगर पीडीपी में आप अपनी कंप्लेंट करते हैं। दूसरा है कि हर सरकारी संस्था में एक विसल ब्लोअर पॉलिसी है, जैसे हमारे नाबार्ड में भी विसल ब्लोअर पॉलिसी है।
तो उसमें अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी के बारे में जानकारी देते हैं तो आपको उसमें पूरा प्रोटेक्शन मिलता है उसमें आपको। तो उसके ऊपर क्या क्या आपके अधिकार रहेंगे, क्या क्या होगा, तो वो हमारी पॉलिसी डिफरेंट करती है, सब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होगी। तो उस पॉलिसी में बताया जाता है कि अगर आप किसी एक्टिविटी को ऐसा सामने लाते हैं तो उसके ऊपर आपको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिल सकती हैं। सर एक और सवाल दिमाग में आ रहा था कि हो सकता है कि कुछ लोग अननोइंगली या अनइंटेंशनली हो सकता है कि किसी गलत चीज़ में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए और उन्हें पता ही नहीं है इस विषय में। सो यहाँ पर विजिलेंस अगर सेल की बात करें तो किस तरीके से उस मैटर को टेकअप किया जाता है या इस समस्या का सॉल्यूशन मिलता है? कोई अगर अनइंटेंशनली ऐसा होता है तो उस तरीके को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं? प्रोसीजर लैप्स की अगर बात करें। हाँ, प्रोसीजर अगर लैप्स हैं, अगर वो तो जब आप कंप्लेंट हो जाता है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन होता है और ये देखा जाता है कि इसमें डायरेक्टली कोई उसका ऐसा मोटिव नहीं था, तो फिर उसके हिसाब से उसका जो भी कार्रवाई होना है, क्या उस पर कितना पनिशमेंट क्या है या वार्निंग है या जो भी उसको एडमॉनिश करना है, तो वो डिफरेंट लेवल क्या उसके ऊपर पेनल्टीज हैं। अच्छा। कहीं तो आप वार्निंग दे के उनको छोड़ सकते हैं, जो डिपेंड करता है, वो एग्जामिनेशन के बाद ही सामने आएगा। और कहीं पे अगर मान लीजिए उनका रोल प्रूफ होता है तो फिर जो उनका लेड डाउन प्रोसीजर है उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई या पेनल्टी लगाई जाती है। बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना और उसका इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगी पर लेकर आना। ईमानदारी एक चुनाव है, ईमानदारी एक सोच है और ईमानदारी एक दिनचर्या है। अगर हम इसे अपनी ज़िंदगियों में इस तरीके से ढाल लें तो जो थीम है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विजिलेंस वीक की, इसके साथ हम जुड़े रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर, आज हमारे साथ जुड़े और कुछ ऐसी बातों के साथ भी हमें जोड़ा जो कि ना सिर्फ अवेयरनेस के साथ जुड़ी हुई थी बल्कि हमें ईमानदारी के साथ जोड़ा और भ्रष्टाचार से दूर करने की इस मार्ग पर लेकर गए। आज हमारे साथ श्री गुरु इकबाल सिंह जी जुड़े। सर, आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ भी जुड़कर देख सकते हैं, डीडी हरियाणा, डीडी पंजाबी एंड डीडी चंडीगढ़ के साथ। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर भी इस कार्यक्रम के साथ अवेयरनेस को जोड़ सकते हैं। मैं निधि आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ।